तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आए हैं हम लोग बोर्ड के ऊपर। तो क्यों आए हैं, रीज़न इसका है, जैसा कि आप लोग जाने बहुत सारे लोग एलपी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था एलपी का क्या बोलते हैं, ग्रुप डी का भी जो रिसेंट में एग्जाम होता है साइंस के कैसे लेवल के क्वेश्चन थे। तो हमारा सिर्फ टारगेट है कि अभी इस बार जो रिसेंट में ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इस बार ग्रुप डी जो क्वेश्चन था ना एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों को घुमाया और रिजल्ट में बहुत सारे मतलब रिजल्ट इफेक्टिव रहा है साइंस का क्वेश्चन। तो आपका एलपी का जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके के आने वाले हैं। तो टीसीएस पे आधारित जितने भी साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डी में लेटेस्ट पैटर्न पूछे गए हैं उसके बाद एलपी में, तो उसको करवाने के लिए हम लोग आए हैं। अब इसका डिस्कशन ऐसा करवाएंगे ना तगड़ा एकदम, क्योंकि देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो आपको बहुत ही अच्छी ढंग से बेसिक ढंग से करवाने वाले हैं। अब देखो बात रही कि ये तो बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं, आपके यूट्यूब में चैनल में देख रहे होगे, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, तो आप देखना मैं जो करवाऊंगा ना उसमें कुछ डिफरेंस आपको 100% आपको लगेगा। मैं ऐसा करवाऊंगा, आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते जाऊंगा कि आपको टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका एमसीक्यू की तरह बहुत सारा क्वेश्चन आपको होने लगेगा, ठीक है। तो आपको फर्क पड़ेगा। आप एक बार मेरी को पूरे क्लास को एक बार आप लोग देख के ना, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा मेरे अंदर कितना नॉलेज गेन हो गया, ठीक है। हर एक ऑप्शन का मैं एक्सप्लेनेशन बेटर ढंग से करने वाला, कॉन्सेप्चुअल मैं आपको टिक लगा करके नहीं पार करने वाला हूं, ठीक है। तो जिनके अंदर पेशेंस है, धैर्य, जो साइंस को सीखना चाहते हो उसे वही इस क्लास को देखना। बाकी आप लोग जा सकते हो, सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर डेडिकेशन है ना कि साइंस को अच्छा करना है, वो प्लीज आप लोग जरूर इस क्लास को देखो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा ये बाकी से क्लास अलग की। तो देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया था। किसको गर्म करके? जिप्सम को, ठीक है। तो एक रासायनिक यौगिक एक्स के रूप में तैयार किया जाता है और वो जो यौगिक तैयार हो रहा है एक सफेद चूर्ण के रूप में है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो ऑप्शन दिया आपका ए बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या बोला, जिप्सम को गर्म करके। तो सबसे पहले जिप्सम होता है क्या भाई? तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या था? CaSO4 × 2H2O, वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स है। अब इसको जैसे ही गर्म कर रहे हैं, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को जैसे ही गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? CaSO4 × ½ H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स कितना? हाफ मिलता है, प्लस 3/2H2O, वाटर का पानी अलग हो जाता है। और ये अब ये जो आपको एक्स यौगिक के रूप में जो आपको मिल रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो एक्स यौगिक मिला एक्स के रूप में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग फायर एक्सटेंसर के रूप में, है ना, सॉरी फायर एक्सटेंसर, फायर प्रूफ के रूप में, मतलब कि वैसा मटेरियल जो फायर प्रूफ हो उसमें हम लोग इसका यूज कर देते हैं, ठीक है। टूटी फूटी हड्डियाँ जो टूट फूट जाते हैं उसके ऊपर प्लास्टर डॉक्टर चढ़ाते हैं, उसमें ये व्हाइट कलर का जो होता है वो इसी चीज़ का बना होता है। फिर इसमें कहाँ यूज करते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौने बनाने में, सिरामिक्स बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। अब इसके साथ इसका देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग नहीं जानते हो, ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से जब गर्म करते हैं, किसको? CaSO4, अच्छा इसका और क्या नाम है? इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बोलते हैं, इसके साथ इसका केमिकल नेम क्या? तो कैल्शियम हाफ है तो हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, है ना। आधा वाटर मॉलिक्यूल से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ½ H2O वाला याद रखना है। अब वापस से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग और गर्म करते हैं और हीट देते हो तो क्या होगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा। अब आपको क्या बचेगा? सिर्फ CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। अब इसी कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? डेड ब्रंट प्लास्टर। क्या बोलते हैं? डेड ब्रंट प्लास्टर। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या होगा, जो भी पानी था हाफ मॉलिक्यूल से तो उड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? डेड ब्रंट प्लास्टर। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर, ये तो आंसर तो आपका ये होगा। अब ऑप्शन नंबर दूसरे देते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो अब देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो सब लोग जानते हो भाई साहब, खाने वाला सोडा जो घरों में हम लोगों का यूज होता है। पापा का कभी कभी पेट खराब हो जाता है तो बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेटा बेकिंग सोडा लाना। तो पेट का क्या काम कर रहा है? अम्लीयता को दूर करने के लिए, अपच के उपचार के लिए, है ना। तो अम्लीयता दूर करने के लिए, अपच के लिए, ठीक है। और बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं? केक वगैरह को फुलाने के लिए, है ना, केक ब्रेड बनाने में। क्यों? क्योंकि केक और ब्रेड को फ्लफी बनाना है, तो फ्लफी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा। क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो सबसे पहले देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होता है? NaH
CO3, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका केमिकल नेम हो गया, है ना। कमर्शियली नेम हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अब देखो क्या होता है, हम लोग जैसे ही इसको हीट करते हैं, खाने में डालते हैं इस बेकिंग सोडा को, तो इसमें CO3 है ना, तो CO3 ब्रेक होकर के क्या आता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यही क्या करता है, केक को फ्लफी बना देता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या होता है, एक चीज और देखो, अब एक चीज सुने होगे, बेकिंग सोडा भी होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है। ठीक है, तो खाना बनाने में ज्यादातर यूज होता है बेकिंग पाउडर। क्यों, देखो बेकिंग सोडा जब डाल के खाना बनाया तो खाने का टेस्ट में क्या होता है, खट्टापन आ जाता है। ठीक है, खट्टापन आता है, क्योंकि ये है बेकिंग सोडा क्या है, एक तरह का क्षार है। ठीक है, एक तरह का क्षार और बेस है। और बेस कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, तो इसके कारण खट्टा जो ब्रेड वगैरह बनता है उसमें खट्टापन आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जब बेकिंग सोडा में क्या, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा में हम लोग क्या मिलाते हैं, टार्ट्रिक एसिड। क्या मिला देते हैं, टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं। तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। इससे खट्टापन आपका दूर हो जाता है। क्यों, देखो ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसमें बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेस होता है, और टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल और बेस की अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे आपका उसका कड़वापन दूर हो जाता है। तो यही बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर किससे किससे मिलते हैं बता, तो बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दो तो बेकिंग पाउडर आपका बन जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अब इसका कहाँ यूज करते हैं, अम्लता दूर करने के लिए यूज करते हैं, पेट के अपच में, है ना। अब एक बताना है, एंटासिड के रूप में, और एक एंटासिड के रूप में और क्या यूज करते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी याद रखना है। तो एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, है ना। एंटा एसिड, पेट में अपच हो जाए ज़्यादा तो इसके रूप में एंटा एसिड के रूप में, है ना, एंटा एसिड के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, एक और आप लोग का बच गया कौन, धावन सोडा। इसको क्यों छोड़े भाई, तो धावन सोडा धोने वाला, यहाँ पे धो रहे, वैसा सोडा जिससे हम लोग कपड़े की धुलाई करते हैं। पानी में जो वाटर में परमानेंट हार्डनेस होता है ना, कठोर पानी को मृदु सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो कठोर पानी में ना, परमानेंट कठोर पानी ले लिया, खाद वाला पानी, ये सब कठोर पानी में तो कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता मैल, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा, क्या, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा क्या बोलते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब ये बनाया कैसे जाता है, तो बनाया जाता है आपका कौन सा प्रोसेस है, तो जिस प्रोसेस से आपका वॉशिंग सोडा बनाया जाता है उस प्रोसेस का क्या नाम है, सॉल्वी प्रोसेस। क्या, सॉल्वी प्रोसेस, सॉल्वी प्रोसेस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सॉल्वी प्रोसेस के साथ आप लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अमोनिया सोडा प्रोसेस से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ भी आप लोग को ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है Na2CO3 तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, 10 मॉलिक्यूल्स आपका वाटर के होना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, अब इसका वॉशिंग सोडा का यूज बहुत जगह, है ना। वॉशिंग सोडा का आप लोग का यूज याद रखना, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, है ना। अब इसको क्या बनाने में हम लोग, सोडा बनाने में, है ना, NaOH, है ना, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज करते हैं। बोरेक्स में, फिर कहाँ यूज करते हैं, बोरेक्स बनाने में इसका यूज करते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, Na2B4O7, है ना, Na2B4O7 बोरेक्स बनाने में इसका यूज करते हैं। तो आप लोग देख लो, इतना डिस्कशन मैंने करवा दिया। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस है एक तरह का। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो आप लोग देखो, मैं एनालिसिस इस तरह अच्छे ढंग से करवाऊंगा ना, आपका पूरा जो चैप्टर है ना गो थ्रू एक बार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड एक बार पढ़ो, तो इसका आंसर तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पे, तो कौन सा प्रतिबिंब है ना, इमेज है जो पर्दे पे, जैसे मैं ऐनक के सामने खड़ा हूं तो जो मेरा इमेज बन रहा है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो कौन सा प्रतिबिंब पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उतारा जा सकता है, तो हम लोग जानते हैं रियल, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे के ऊपर उतारा जाता है। तो प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब मतलब इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और इसको आभासी प्रतिबिंब। अब देखो रियल प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, रियल प्रतिबिंब याद रखना, रियल प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं। और आभासी कैसा बनता है, सीधा बनता है ना, हमेशा सीधा इरेक्ट बनता है। अब ये दर्पण के आगे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के आगे, और ये दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
दर्पण के आगे बनता है और इसमें दर्पण के पीछे, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, जो परावर्तन के बाद जो किरणें होते हैं वो रियल में कटती हैं, क्या होता है, किसी पॉइंट पे रियल में कटती हैं और इसमें कटती हुई प्रतीत होती हैं, तब जा करके आभासी प्रतिबिंब आपका बनता। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पे, तो वास्तविक कहाँ दिया हुआ है, तो वास्तविक आप लोग का दिया हुआ वास्तविक और बड़ा, वास्तविक तो बड़ा भी हो सकता है, प्रतिबिंब छोटा भी होता है, तो वास्तविक वाला जो है तो वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो आपको सही होना चाहिए। 1 और 2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 का सी, 2 का आपका सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ में आ रहा होगा और चीज़ों को आप लोग नोट कर करके चलो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन, किस यौगिक, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका हम लोग यूज करते हैं। तो देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है जो वैसा फोटोग्राफी जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं आप लोग को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना, 2 चीज़ का यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, AgCl और साथ में AgBr का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो आपका कंपाउंड है ना, यौगिक है, प्रकाश के प्रति संवेदन होता है। क्या होता है, प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदन होता है ना, संवेदनशील होता है। क्यों, जैसे ही ये दोनों पे क्या होता है, सन का सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, क्लोरीन गैस क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और इसमें ब्रोमीन गैस क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम लोग फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgCl और AgBr का भी हम लोग यूज कर देते हैं, याद रखना। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था, है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था, एक देखो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है कि एक थाल है, थाल के ऊपर AgCl रखा हुआ है, ठीक है। अब AgCl रखा हुआ है ना, अब AgCl बाहर से सनलाइट आ रहा है ना, तो AgCl यौगिक है, अब इसका क्या हो जा रहा है, विघटन हो रहा है, इसका मतलब आपका चांदी के साथ सिल्वर मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका Ag ब्रेक हो जा रहा है और Cl क्लोरीन गैस आपका बाहर हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूट रहा है ना, इसको अपघटन अभिक्रिया बोल रहे हैं। और इस अभिक्रिया को और क्या नाम देते हैं, अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, किसमें किसमें टूट जा रहा है, Ag और Cl में, तो इसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया, है ना, या डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। किसमें डिकम्पोज हो रहा है, Ag और Cl में, है ना, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जो भी बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कैसा है, इसमें आपको हीट दे रहे तब जाके ब्रेक हो रहा है ना, तो क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, इंडोथर्मिक, ये आया था एग्जाम में, है ना। AgCl को जो टूट रहा ब्रेक, तो इसको कौन सा रिएक्शन है, अपघटन डिकम्पोजिशन, कैसे हो रहा है, उष्मा हीट लेकर के, है ना। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और वैसा अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद क्या होता है, हीट निकलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आप लोग को याद रखना है, उसको हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। उष्मा क्षेपी, जैसे ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, पानी का बनना, है ना, उष्मा क्षेपी, ढेर सारा हीट निकलता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का 2 बोल रहे, 3 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए याद रखना, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं हम लोग, क्या सा, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं कृत्रिम वर्षा कराना, मान लो बहुत गर्मी, कृत्रिम वर्षा के लिए, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 3 का आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब समझो धारावाही परिनालिका कौन कौन होता है, क्वेश्चन देखो क्या इनमें, तो धारावाही परिनालिका क्या होता है, मतलब धारावाही परिनालिका, एक परिनालिका है, जैसे ये मान लो परिनालिका है, ठीक है। अब धारावाही मतलब क्या, इसमें से करंट दौड़ रहा, मान लो करंट I दौड़ रहा, इधर से करंट जा रहा और इधर से करंट I निकल जा रहा। कैसे करंट जाएगा, जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे, प्लस है माइनस, मान लो ये बैटरी से हम लोगों ने जोड़ दिया, ये स्विच है कि अब देखो इसमें से जैसे करंट जा रहा और ये धारावाही परिनालिका है, ठीक है, जैसे ही करंट जाएगा तो इसको चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जनरेट होते हैं, याद रखना, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आपका जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। ये क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड ढेर सारा जनरेट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर। अब देखो ये तो गया इसके इधर और इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, ये जो अंदर है ना, इसके अंदर से भी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, है ना, ऐसे इधर हो गया आपका, इसका भी आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कौन सा पोल है, आपका साउथ पोल, है ना, साउथ पोल है, ठीक है, याद रखना आप लोगों को, साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को,
तो देखो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है ना। ये अब देखो क्या होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से इंटर करती है, साउथ से जाती है, याद रखना कैसे जाती है, साउथ से जाती है। तो इस परिनालिका के भीतर भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, यहाँ साउथ से जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। तो इस परिनालिका के भीतर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब क्या होता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम लोग, सोलेनोइड बोलते हैं ना, इसी को सोलेनोइड बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। अब देखो क्या होता है ना कभी कभी, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। देखो है ना, पैरेलल, समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। अब पूछेगा कि परिनालिका के भीतर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कहाँ पे स्ट्रांग होता है, तो परिनालिका के भीतर होता है। और सबसे कमजोर इस साइड में, इंड में, है ना, दोनों छोर पे सबसे कम होता है और बीच में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब क्या होता है ना, कभी कभी इसी परिनालिका के भीतर हम लोग एक क्या करते हैं, मैग्नेट डाल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन का लोहा है, इसी के ऊपर हम लोग लपेट दिए, इसी के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, लपेट दिए, है ना। और करंट जैसे ही दिए तो इस लोहे में क्या आ गया, मैग्नेटिज्म गुण आ गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कारण। तो अब ये जो लोहा है ना, आम लोहा नहीं रहा, ये जो सॉफ्ट आयरन डाले थे आप लोग, सॉफ्ट आयरन डाले थे, अब ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। क्यों, इलेक्ट्रिक करंट दिए, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो गया, ढेर सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जनरेट हो गया, जिसके कारण ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो गया, आपका मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज होने के कारण क्या हो गया, ये बार मैग्नेट की तरह काम करने लगा ना, ये मैग्नेट बन जाएगा। और कैसा, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनेगा। और कैसा बनेगा, ये टेम्पररी बार मैग्नेट है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट। देख लो ना, करंट जैसे आया इसके अंदर, है ना, तो करंट से क्या गया, मैग्नेट की तरह, नॉर्मल आयरन मैग्नेट की तरह काम करें। कौन सा लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटाइज होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी को बोलते हैं बार मैग्नेट बोलते हैं, याद रखना। और इसका पावर इतना होता है ना, किसी चीज को आप लोग हम लोग उठा सकते हैं। कब तक, ये परमानेंट है कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह, जैसे ही करंट छोड़ा देंगे ये आपका मैग्नेट की तरह काम नहीं करने वाला है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाए, देखो अब क्या बोलता है, ऑप्शन को देखो, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जा सकता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये भी सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, आपका दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोलता है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करेगा। हाँ, ये क्षण चुंबक के भांति काम करेगा जब परिनालिका के भीतर इसमें होगा। अब देखो, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीवृत्त होती हैं क्या, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीवृत्त सिर्फ कहाँ होती हैं, इधर भी गए इधर भी गए, जरूरी नहीं है एक वृत्त की ओर संकेंद्रित हो, है ना, हर जगह से हो रहा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 तो कोई लॉजिक है नहीं, तो आपका कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 4 का आपका है ना, सॉरी 4 का आपका सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की ओर। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको ये बताना है। तो देखो, एड्स का सिंपल, तो थोड़ा सा वीडियो कट गया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा थे, एड्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एड्स किस, है ना, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एड्स का पूर्ण रूप क्या है हम लोग, तो देखो एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका, अब चलो देखो ऑप्शन नंबर आपको डी कुछ दिख रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब एड्स होता किससे, तो एड्स वायरस से होने वाले रोग हैं। किससे, वायरस से होने वाले रोग हैं। और वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं, वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं। उसका ट्रिक से याद आपको कैसे करवाए थे हम लोग, इंडियन एड्स डे पर। इंडियन से इन्फ्लुएंजा है ना, फिर बात करते हैं पोलियो के साथ फिर से कौन सा होता है, डेंगू, सार्स, है ना, फिर छोटी माता, है ना, इंडियन एड्स डे पर फिर रेबीज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो एड्स से होने वाले रोग है, वायरस से होने वाले रोग है। और एड्स के लिए कौन सा एक टेस्ट होता है जिससे एड्स का पता चलता है, तो एलिसा टेस्ट। क्या हो गया, एलिसा टेस्ट, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एड्स के बारे में। अब बात करते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व। तो जो न्यूलैंड साहब थे ना, तो उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था। न्यूलैंड क्या था, देखो सबसे पहले परमाणु को बहुत सारे वैसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एलिमेंट को सजाने के क्रम में अपने अपना योगदान दिया है। तो उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, एक साथ रखने के लिए, एक गुणधर्म वाले एक साथ रखें, उसके लिए बहुत सारे लोगों के प्रयास किए। तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है, तो इस क्रम में बात करें तो न्यूलैंड जो हो गया ना, न्यूलैंड ने आपका कौन सा रूल दिया था, ऑक्टेव रूल, है ना, अष्टक नियम दिया था। अब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम जो दिया था, आपको देना, देखिए क्या दिया, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और आपका अंतिम पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला और अंतिम पूछ रहा है, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कब दिया गया था, 1866 में दिया गया। अब इन्होंने क्या किया था, परमाणु को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। कैसे,
परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया था। ठीक है, अब तो ये तो हो गया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कैसे सजाया था। तो हिंदी के जो सारे गामा के सुर के 7 लेटर है, उन्होंने बोला कि पहला और जो 8वां होगा ना, पहला और जो इसी तरह जाते जाते 8वां तत्व होगा, ये आपका एक समान होंगे। ठीक है, अब इनके समय ज्ञात तत्व की बात करते हैं। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व टोटल कितने थे? 56 तत्व थे, याद रखना। अब इनका पहला तत्व, इनके जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल में सजाया गया था, इनका पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन था, है ना। और ये लागू का अंतिम तत्व की बात करेंगे तो इनमें अंतिम तत्व कौन था? थोरियम था। अब ये लागू कहाँ तक होता था? ये जो सजाया था 8 ऑक्टेव रूल, तो ये लागू कहाँ तक होता था? किस तत्व तक होता था? याद रखना है, अंतिम तत्व थोरियम था और लागू कहाँ तक होता था? कैल्शियम तक होता है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले आवर्त सारणी में, है ना, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सेम गुणधर्म वाले क्या बोलते हैं तत्वों को सजाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? डोबेराइनर त्रियक को, है ना। डोबेराइनर त्रिक रूल किसने दिया? डोबेराइनर साहब ने दिया। ठीक है, डोबेराइनर साइंटिस्ट के नाम पे ही दिया। ठीक है, अब ये कब दिया गया आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये कब दिया गया? 1817 ईस्वी में। और इन्होंने ट्राइड रूल, त्रियक नियम दिया। क्या दिया? त्रियक नियम दिया। और इन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट को एक साथ सजाया। ठीक है, 3 एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, जो कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये पूछता है कौन कौन सा। एक ये याद रखना है आप लोग को, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि जो तीनों है ना, तीनों को क्या क्या बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। और बोला इन्होंने कि जो 2 लास्ट वाला इसका जो एवरेज होगा, बीच वाले एवरेज के क्या होगा? बराबर होगा। ये याद रखना। तीनों में से कोई पूछ देता आपको, ये भी ध्यान रखना। कब दिया? 1817 में। कैसे सजाया? परमाणु भार के आधार पर सजाया। उसके बाद आया, बात करते हैं कौन सा? मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव आवर्त सारणी। तो मेंडलीव आवर्त सारणी आप लोगों का कब दिया गया? तो देखिए, अभी तक इन्होंने क्या, आवर्त नहीं, फिक्स आवर्त नहीं, पीरियड नहीं सजा रहे थे ना, आवर्त के रूप में नहीं लोग नहीं सजा रहे, चार्ट बना के नहीं। अभी जो हुआ ना, सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की? इन्होंने की। आवर्त सारणी की सर्वप्रथम खोज, है ना, सर्वप्रथम खोज आवर्त सारणी की। अब इन्होंने किया क्या? मेंडलीव के आवर्त सारणी में इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाया। और इनका जो आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में टोटल अगर ग्रुप की बात करेंगे ना, ऊर्ध्वाधर रेखा ग्रुप की बात करेंगे तो कितना ग्रुप है? टोटल ग्रुप की संख्या 18 है। ठीक है, और पीरियड की बात करेंगे 7, 36 रेखाएं कितनी है? टोटल 7। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इन्होंने भी कैसे सजाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया। ठीक है, याद रखना। और इनके समय ज्ञात तत्व कितने थे? 63 थे। ठीक है, याद रखना, ज्ञात तत्व 63। अच्छा सॉरी, ग्रुप 18, पीरियड 7, ये आधुनिक वाला मैं बोल दिया। ठीक है, तो ये आपको उनके समय ज्ञात तत्व कितने थे? 63 थे, याद रखना। और आधुनिक आवर्त सारणी का बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? मोसले के द्वारा दिया गया। अब कब दिया गया ये आपको याद रखना? 1913 में। इनके समय ज्ञात तत्व, अभी जो करंट में है 118 ज्ञात तत्व है। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। टोटल ग्रुप की बात करें, ग्रुप 18 है और पीरियड कितना है? 7 पीरियड। ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइन, और 36 7 है ना, 18। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पे देखिए, है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है? कौन सा जीव, कौन सा जीव का जो समूह है ना पर्यावरण को स्वच्छ रखने, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा जीव? ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर 6 का हाइड्रोजन और थोरियम, है ना। अंतिम, पहला हाइड्रोजन, दूसरा थोरियम, तो 6 का आपका ए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में? तो पर्यावरण को स्वच्छ, तो देखो शैवाल और लाइकेन पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद नहीं करता है पूरी तरह से। शैवाल, तो आपका क्वेश्चन नंबर देख रहा होगा जीवाणु और कवक। तो जीवाणु इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो देखिए आपको बैक्टीरिया, तो हमारा आंसर होगा कौन? बैक्टीरिया, जीवाणु और क्या? क्यों? क्योंकि देखो ये जीवाणु जो होते हैं मृतपोषी होते हैं, सड़े गले डेड डिके, है ना, डेड डिके मटेरियल को खा करके क्या करते हैं? पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। खेतों में जो आपके डेड डिके मटेरियल्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसको खा करके, है ना, जो जानवर मर गया, अवशेष मर गया, है ना, लकड़ी सड़े गले, उसको खा करके, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं कौन? जीवाणु। और कवक का भी क्या काम है? जो सड़े गले आपका कुछ रोटी का टुकड़ा, कुछ भी हो जो वेस्ट हो, उसको खा करके ये पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखो जीवाणु के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ऑप्शन नंबर तो आपका डी होगा, ये ध्यान आपको रखना। 7 का क्या होगा? डी। अब इसके बारे में देखो, जीवाणु को खोज किसने की? एंटनी ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की, याद रखना। अब ये जीवाणु किस किंगडम के अंदर आता है?
किस किंगडम के अंदर आता है, क्या है ना, ये आपको ध्यान देना है, आपको मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। किसके? मोनेरा। जीवाणु कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। और इनकी और एक कोशिकीय होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, कैसे सेल के होते हैं ये आप लोग? प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब इनकी जो सेल है पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाए, सेल के अंदर सभी ऑर्गन्स आपके नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कवक। तो कवक फंगस एक अपना ही किंगडम है, ठीक है, कवक। अब बात करते हैं कवक का क्या काम है। ये सड़े गले डेड डिके मटेरियल को खाते हैं ना। इसका कवक का एग्जाम्पल कौन होगा? आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। कवक का क्या हो जाएगा? आपका ईस्ट हो गया। और ईस्ट के बाद क्या करते हैं? म्यूकस है ना, मशरूम, इस तरह कवक जो है ना, देखो फंगस ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा कवक है जो कैसा है? एक कोशिकीय है। और कवक है ना, ये अपना डाइजेशन कैसे करते हैं? बाह्य डाइजेशन है, मतलब कि ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्य डाइजेशन करते हैं ना, बाह्य पाचन करते हैं। कैसे करते हैं लोग? बाह्य पाचन। खाना को पहले ही बाहर पचा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? अब जैसे हम लोग का अंदर पेट के अंदर डाइजेशन होता है, इसका बाहर डाइजेशन होता है, ये आपको याद रखना है। कवक कौन सा एक तो उसके कवक है, तो आपको ईस्ट आपको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कौन सा? आपको ध्यान देना है, जीवाणु और कवक। 7 का आपका डी नंबर आंसर आपका हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। देखो प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। प्रोटोजोआ किस किंगडम के अंदर आता है? तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आता है, याद रखना। प्रोटिस्टा के अंदर आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ आता है। तो प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? इसके अंदर और सारे ढेर सारे प्रोटोजोआस आते हैं। अमीबा, कौन सा? अमीबा है ना। फिर यूग्लिना, फिर कौन सा? पैरामीशियम, ठीक है, याद रखना है। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ के आपका एग्जाम्पल है, आपको ध्यान में देना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जीवाणु और कवक। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गोलीय दर्पण, देखो दर्पण भी आपके होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। तो गोलीय दर्पण में 2 तरह के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ऑप्शन आपको हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण में कौन सा कथन आपका सत्य है यहाँ पे, है ना। तो क्या दिया? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे मान लो गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल, तो गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, ठीक है। और इसी गोले भाग को बना करके अवतल बनाया जाता है। तो अवतल बोलेंगे तो ये हो गया, मतलब जिसका बाहरी परावर्तक पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और उत्तल बोलते हैं जिसका अंदर की ओर पेंट किया रहता है, और बाहरी सतह जो कर्व वाला होता है वो क्या होता है? परावर्तक की तरह काम करता है, रिफ्लेक्टर की तरह। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ना, इस गोले को भाग को काट कर, अब देखो एक चीज़ याद रखो, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले को पोल बोलते हैं। और ये जिस सेंटर का, ये देखो गोले का तो काट कर, गोले का जो सेंटर होता है ना, इसी दर्पण का क्या होता है ना, सेंटर होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है? फोकस होता है। अब देखो हम लोग इसी तरह सेम इसमें भी ऐसे होगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा, और इसका फोकस किधर होता है? इधर की ओर आपका फोकस होता है, ठीक है, याद रखना है ना। अब देखो इसमें बात करते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य अक्षों के बारे में, इनमें से कौन सा कथन? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है ना, गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष। तो ये देखो जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे क्या होता है? केंद्र होता है और फोकस होता है। तो गोलीय दर्पण क्या है? दर्पण पे क्या है? इसी दर्पण पे क्या परपेंडिकुलर ही लाइन तो होता है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से खींचोगे तो त्रिज्या मान लो गोले का कोई भी त्रिज्या होता है, तो इस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो मुख्य अक्ष को त्रिज्या की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। ये भी आपका सही होगा। और आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित है। आपतन बिंदु जरूरी नहीं है आपका मुख्य अक्ष पर, ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी आपका हो सकता है, ठीक है। आपतन बिंदु, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो मुख्य फोकस जो मेन फोकस होता है हमेशा ये मुख्य अक्ष पर ही फोकस आपको याद रखना। तो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 किसमें होगा? 8 का ऑप्शन नंबर डी, 8 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो, है ना, ये आपको ध्यान है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह, इसका अंदर की ओर रहता है धंसा हुआ, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, कोशिकीय